झारखंड के चुनाव में अब गति आ रही है साहब। और ये गति इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस ने अब अपने अलायंस पार्टनर्स के सीट एलोकेशन को डिफाइन कर लिया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इंडिया अलायंस में गठबंधन में थोड़ी सी दरार पड़ती दिख रही थी क्योंकि आरजेडी सिर्फ 6 सीटों पर सीमित नहीं हो रही थी। वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती थी, 10 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फाइनल टैली क्या है? इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल हैं उसमें जेएमएम 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, कांग्रेस 30 सीटों पर, आरजेडी 6 और सीपीआईएमएल 4 सीटों पर। अगर आप एनडीए अलायंस की बात करें तो उन्होंने अपना गठबंधन बहुत पहले ही फाइनलाइज कर दिया और लिस्ट भी जारी कर दी। 68 सीट्स बीजेपी के पास, 10 एजेएसयू के पास, 2 सीटें जेडीयू के पास और 1 एलजेपी पासवान के पास। इसमें अगर आप देखें तो एनडीए ने एजेएसयू को अपने साथ मिलाकर 2019 में जो उसे जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा था एजेएसयू के 53 कैंडिडेट्स की वजह से, उसको भरपाई करने की कोशिश की है। लेकिन साहब, भरपाई होती कहां है? महत्वाकांक्षा बहुत होती है। ऐसे में एजेएसयू नाखुश है, 10 सीटें बहुत कम पड़ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बागी उम्मीदवार एजेएसयू के कई एनडीए प्रत्याशियों के सामने खड़े मिलेंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर बड़ा भरोसा है कि जेएमएम से टूट कर आए बड़े ट्राइबल नेता कमाल करके दिखाएंगे, जैसे कि चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री थे और जेएमएम में शामिल थे, सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं। लोकसभा का चुनाव हारी, लेकिन विधानसभा का टिकट इन्हें मिला है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग अपने अपने इलाके में जेएमएम के वोट को काटने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर भी संतोष करना पड़ेगा कि भाई उनके जो दिल जले हैं उनका क्या करेंगे। तो रिबल कैंडिडेट्स का मसला हरियाणा से होता हुआ झारखंड में पहुंच रहा है साहब बीजेपी के लिए। बीजेपी की और सबसे बड़ी एक दिक्कत क्या है? 28 से 30 ऐसी सीटें हैं जो कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल आबादी पर निर्भर करती हैं, जिनमें 18 सीटें संताल परगना की हैं और 15 सीटें दक्षिण छोटानागपुर की हैं। अगर मैं दक्षिण छोटानागपुर की 15 सीटों की बात करूं तो इसमें से 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, जो कि उसकी सीट कही जा सकती है, जैसे कि रांची और कांके। लेकिन इसके अलावा कोई और अनरिजर्व्ड सीट जीत पाना मुश्किल है। 10 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है और 1 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। इन सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। संथाल परगना की 18 सीटों की बात कर लीजिए, इसमें से 14 सीटें जेएमएम ने जीती, जो कि उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। अगर आप मूलतः देखें तो जनजाति बनाम गैर जनजाति का जो संघर्ष है झारखंड में, उसमें 26 से 28% की जनजातीय आबादी बहुत बहुत ही ज्यादा मायने रखती है और यही राजनीति का केंद्र भी है। भूमि अधिकार और विस्थापन ये प्रमुख जनजातीय मुद्दे हैं, जिनमें 2016 का भूमि अधिग्रहण विरोध एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद पतालगढ़ी आंदोलन 2017-18 का, उसने भी जनजातीय लोगों के लिए एक नई मांग सामने रखी कि संविधान के 5th शेड्यूल में इंडिपेंडेंस की मांग होनी चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, जो कि छोटानागपुर प्लेटो में रहते हैं, जिसमें कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को शामिल करने की बात हो रही थी। ये सारे अहम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। जो गैर जनजातीय समुदाय है वो आमतौर पर शहरों में रहता है, औद्योगिक शहरों में रहता है, उसके पास जमीन है, वो प्राकृतिक सांसद और संसाधनों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर अपने आप को बहुत ही पिछड़ा पाती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच जाती है। जो गैर जनजातीय समूह है बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ है, जो जनजातीय समूह है जेएमएम के पास है। इसके बाद हम कैसे भूल सकते हैं कि झारखंड में हिंदू बनाम मुसलमान का विभाजन बड़े पैमाने पर है, और खास करके इसलिए क्योंकि 15% आबादी झारखंड की मुसलमानों की है। तो यहां पर जो हिंदू मुसलमान विभाजन का एक जो राजनीतिक गेम खेला जाता है,
खास करके कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के द्वारा वो अपने आप में मायने रखता है। सांप्रदायिक तनाव कई बार सामने आते दिखाई दिए हैं, जैसे कि 2019 में तबरेज अंसारी लिंचिंग का मामला बहुत आगे बढ़ गया था, जिसकी वजह से ध्रुवीकरण का इस्तेमाल जबरदस्त हुआ था। लव जिहाद और गाय संरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे बढ़ाती रहती है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान से विभाजन या यूं कहें कि पोलराइजेशन की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं, झारखंड में 2016 से 2019 के बीच में 22 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए थे, जिसमें गाय पर जुल्म ढाना, यहां तक कि गौहत्या के नाम पर मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की गई थी। जाहिर सी बात है, अब इससे कोई बच नहीं सकता। उसके बाद फिर आता है जातीय विभाजन का मसला। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि झारखंड में 47% जनसंख्या ओबीसी की है और शेड्यूल्ड कास्ट 12% है। जेएमएम के पास शेड्यूल्ड ट्राइब का बड़ा आकर्षण है और वो वोट्स उनके पास हैं। लेकिन जैसे ही आप ओबीसी वोट बैंक की बात करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक की बात करते हैं, यहां पर बंटवारा होता है और इसकी वजह से जटिल राजनीति भी पैदा होती है, मतदान पैटर्न भी अलग अलग हो जाता है। जेएमएम ने 2022 में 27% ओबीसी आरक्षण की पेशकश की थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित करार दिया और इसका विरोध किया। जाहिर सी बात है, ये बातें ओबीसी को बांटने के लिए काफी हैं। इसीलिए आरजेडी का प्रभुत्व है। और आप देखिए, आरजेडी ने जितने भी उम्मीदवार घोषित किए हैं, अभी तक 4 घोषित किए हैं, चारों यादव है। इसके साथ साथ डेमोग्राफिक चेंज, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है और इस पर अपनी पूरी रणनीति सामने रखी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसंख्यक परिवर्तन को लेकर एक अभियान चला रहे हैं। वहां पर धर्म परिवर्तन भी एक बड़ा मुद्दा है साहब, जहां पर धर्म परिवर्तन को ईसाइयों के साथ जोड़कर एक नई असुरक्षा का भाव हर चुनाव के पहले क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण के आरोप संघ परिवार के कई घटक दल लगातार लगाते रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि आरएसएस के द्वारा प्रायोजित हैं, खास करके ट्राइबल इलाके में, जहां पर आदिवासियों को जो ईसाई धर्म कबूल कर चुके हैं उन्हें वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करने की और उनको तमाम सहूलियत देने की एक मुहिम चल रही है साहब। तो यह एक अलग मसला है साहब, जबकि ईसाई की आबादी पूरे झारखंड में सिर्फ 4.3% है। लेकिन जाहिर सी बात है, यहां पर जो एक ईसाई समुदाय है जो कि आमतौर पर कन्वर्ट्स हैं, वो अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब बेनिफिट से महरूम पाते हैं। तो यह भी एक मुद्दा है, वो चाहते हैं कि उनको ये बेनिफिट्स मिलता रहे। इसके लिए जेएमएम ने उन्हें कई बार वायदे भी किए हैं। फिर शायद आप इस बात का ध्यान भूल गए होंगे या स्मरण में नहीं होगा, सीएए और एनआरसी, इन 2 मुद्दों पर भी झारखंड में जबरदस्त राजनीति हुई थी साहब। मुसलमानों में, जो कि 15% की आबादी है, एक जबरदस्त असुरक्षा का भाव था कि कैसे सीएए और एनआरसी उनकी जिंदगी बदल सकता है, उनकी पहचान खत्म कर सकता है, उनके भूमि अधिकार खत्म कर सकता है। क्योंकि जैसे ही आप डेमोग्राफिक चेंज का नैरेटिव एनआरसी और सीएए के साथ जोड़ेंगे तो फिर वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, जिसका इस्तेमाल एनडीए के दल तो करते ही हैं अपने पोलराइजेशन के लिए, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग भी उसके लिए करते हैं। खास करके जेएमएम और कांग्रेस इसका काफी फायदा उठाएगी साहब। तो जो सामने तथ्य आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्या है? 2020 में जब सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था तो शेड्यूल्ड ट्राइब और मुसलमान मिलकर विरोध कर रहे थे और यह खास करके दिख रहा था रांची, जमशेदपुर, धनबाद, इन तरह के प्रमुख इलाकों में। इसके साथ साथ यूसीसी का मसला भी झारखंड में चलता है साहब। आप कहेंगे ये कैसे? वहां पर यूसीसी से किसको
विरोध होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स को है साहब, क्योंकि जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात सामने रखी जाती है, शेड्यूल ट्राइब्स अपने अधिकारों का हनन मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो ट्राइबल कानून है, ट्राइबल पद्धति है जीवन जीने की, विवाह की, तलाक की, विरासत की, उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड घातक साबित होगा। हालांकि बीजेपी की अगुवाई की केंद्र सरकार और यहां तक कि एनडीए ने कई बार इसे स्पष्ट किया है कि यूसीसी किसी भी तरह से शेड्यूल ट्राइब पर पूरे देश में कहीं पर भी लागू नहीं होगा। लेकिन साहब डर है तो डर तो लगेगा ही। और इस डर के आधार पर जो चीजें वहां पर आप देखेंगे, वो कई बार चीजों को एक अलग अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो क्या है? एक तरफ इंडिया अलायंस है जो कि इनसिक्योरिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी और उसके साथ विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स को खेल रही है। दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है जो कि डेमोग्राफिक चेंज, लाभार्थी योजना जो कि केंद्र सरकार की है, इसके साथ साथ ओबीसी, अपर कास्ट, माइग्रेंट पॉलिटिक्स और साथ ही साथ ध्रुवीकरण, इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ट्राइबल सपोर्ट नहीं है उसके पास। तो कुल मिलाकर एक जबरदस्त आइडियोलॉजिकल और उसके साथ साथ पोलराइजेशनल पॉलिटिक्स है जो कि बड़े पैमाने पर झारखंड में आने वाले दिनों में खिलता हुआ और खेलता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि जेएमएम ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव में इसलिए देरी से आना चाहती थी या चुनाव को पोस्टपोन करना चाहती थी क्योंकि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जेएमएम के नेताओं को जेल में डालना चाहती थी। अब इसमें इस नैरेटिव को जब आप हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद उसके बेल से जोड़ देते हैं तो भाई एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। एक आखिरी तथ्य आपके सामने रखूंगा ताकि आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। 2005 से जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है, 4 बार वहां सरकारें बनी हैं, विधानसभा में सरकार रही है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन एक बार भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, इंक्लूडिंग बीजेपी। जैसे अभी देख लीजिए, बीजेपी 68 सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, लेकिन उसमें से 41 वो जीत जाए ताकि अपने दम पर सरकार बना ले, ऐसी स्थिति में बीजेपी नहीं है। अन्यथा उसे गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं होती। 2019 में यह स्पष्ट हो चुका है। जेएमएम तो 41 सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतार ही रही है। 41 में से 41 वो जीत जाए, ये तो असंभव है ना साहब। तो जाहिर सी बात है, गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए या इंडिया, अब देखना ये है। लेकिन हां, एक बात तो तय है, आज जब मैं आपके सामने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यह कांटे का मुकाबला है। इट इज अ फोटो फिनिश। कहां कौन सा फैक्टर वर्क करेगा, कौन सा पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन काम करेगा, कौन सा कंसोलिडेशन काम करेगा, आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि झारखंड की पॉलिटिक्स सिर्फ 81 सीट्स की नहीं है, वो एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि पूरे ट्राइबल पॉलिटिक्स का एसेंस है। क्योंकि झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से या आंध्र प्रदेश के ट्राइबल इलाकों से, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाकों से बहुत अलग बिहेव करता है।